Good morning, student. Welcome to Teresa Children's Senior Secondary Online and Digital Class. Today topic of class 11 Political Science, चैप्टर चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर के अंदर हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें चुनाव आयोग और उसके अधिकार और उसके निर्वाचन से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है चुनाव में सुधार प्रक्रिया को जो हमारे संविधान के द्वारा लागू किया गया आज के समय में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है कि चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, इसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपना चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके बराबर खोजते रहने पड़ते हैं। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई। यानी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती चली जाती है और हर समय देश के अंदर चुनाव की नई नई तकनीकी और नई प्रक्रियाओं को अपना करके चुनाव को निष्पक्ष कराने की प्रक्रिया को हमेशा खोजते रहना चाहिए। इसी क्रम के अंदर भारत ने जो वयस्क मताधिकार, जिसकी उम्र आज शुरुआती समय में 21 वर्ष थी और आज के समय में 18 वर्ष की लाई, या चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये है कि देश में किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जाए। ठीक है, कहते हैं एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 50 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्रता समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में लिखे गए हैं। यानी जो हमारी जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया, उसको किस तरीके से विकसित किया गया या उसके अंदर किस प्रकार से निष्पक्षता लाई गई है, इसके लिए अलग अलग दलों से मशवरा किया गया है और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपना पक्ष रखा है, जिनको कि सम्मिलित करके निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, कहता है हमारी चुनावी व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किस प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों को किसी अनुपात में सीट मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगा। यानी कि एक सुझाव तो ये दिया गया है कि बहुमत की जगह पर जो है अनुपातों के आधार पर पार्टियों को वोटिंग मिले। जितना वोट मिलेगा उसी के अनुपात में उन्हें सीट मुहैया कराई जानी चाहिए या उनको सीटें दी जानी चाहिए, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी जो प्रक्रिया आती है, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनाव के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। यानी हमारे देश के संविधान में अब महिलाओं को विशेष दर्जा दे करके आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा हो, वहाँ पर उन्हें 1/3 जो है सीटों पर उनको आरक्षित कर दिया गया कि कम से कम 1/3 सीटों पर और जो है महिलाओं को चुनाव लड़ना अनिवार्य होगा किसी भी पार्टी के द्वारा। अगला है, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चे का भुगतान करना चाहिए। यानी कि जो पैसों का अपव्यय चुनाव के अंदर होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में भी सुझाव दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले उसने उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करके। यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी अपराध में उसको सम्मिलित पाया गया है तो ऐसे अपराध लोगों को चुनाव नहीं लड़ने की परामर्श जो है दी गई है। ठीक है,
अगला है चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित, यानी कि धर्म या जाति पर कभी भी वोट नहीं मांगना चाहिए, ऐसी भी प्रक्रिया अपनाए जाने के ऊपर हमारी जो निर्वाचन आयोग है और जो सरकारें हैं वो इस पे विचार कर रही हैं। अगला कहता है राजनीतिक दलों की क्या प्रणाली को नियंत्रित करने कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा की गतिविधियों को और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके कार्य को देख रेख के लिए एक अलग से संस्था का निर्माण किया जाए। कहीं वो पार्टियां गलत तरीके से धन नहीं कमा रही हो या किसी प्रकार के गलत तरीकों को यूज करके वो वोटिंग में या चुनाव को खराब नहीं कर रही हो या उसमें बाधा नहीं पहुंचा रही, इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखने का सुझाव दिया है। कहता है ये कुछ सीमित सुझाव हैं, इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि इन पर आम राय बन जाए तब भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल, वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान, यानी कि चाहे कोई भी कानून बन जाए वो तभी देश के अंदर लागू होगा जब सभी लोग उसे लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश में निष्पक्षता के भाव को रखते हुए, प्रतिस्पर्धा के भाव को रखते हुए इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। कहता कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक अगर प्रक्रिया अपनानी है तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो जनता की है, लोगों की है। लोग जितना अधिक जागरूक होंगे अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, उतना ही हमारे देश में लोकतंत्र का विकास और ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, और उसमें अधिक से अधिक भाग भी लेना चाहिए। कहता है लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से भाग लेना की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को करवा सके। यानी कि जनता के साथ साथ, चूँकि जनता हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इसलिए कुछ ऐसे संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए जो देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कारगर उपायों को अपना सके। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के द्वारा सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।